स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। स्टूडेंट्स, आपके लिए इस क्लास में स्टैटिक जीके यानी रेलवे की ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 रेलवे से रिलेटेड सभी जीके की प्रश्न मिलेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, एसएससी की सभी परीक्षाओं से रिलेटेड, एसएससी, सीएचएसएल, यूपी एसएससी से सभी रिलेटेड प्रश्नों की इस क्लास में श्रृंखला मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को या फिर क्लास को फुल वॉच करना। हमारा उद्देश्य केवल नए संभावित प्रश्नों के साथ आपके लिए परीक्षा में सफलता दिलाना है, इसलिए क्लास को फुल वॉच करें। तो फ्रेंड्स, अब यूपी से जुड़े सभी एग्ज़ाम्स और यूपी से अलग हटके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट जीके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वर्ष 1975 में जब आपातकालीन हुआ था, या फिर आपातकाल से बात करें तो कोई आपातकाल महामारी जैसी कोई समस्या हो गई होगी, जब उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद, के नारायण, या फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, या फिर हैं आर वेंकट रमन। जल्दी राइट आंसर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद, राइट हो जाएगा। जी हाँ, फ़खरुद्दीन अली अहमद वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। ये जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी से जुड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर यूपी से जुड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर इंडिया का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम सबके लिए इम्पोर्टेंट जीके है। अब आपके लिए फ़खरुद्दीन अली अहमद के बारे में कुछ बताता हूँ। फ़खरुद्दीन अली अहमद वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल जो था वो 1974 से 1977 तक चला था। 1974 से 1977 तक चला था और इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। जी हाँ, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। अगला प्रश्न है, लेबनान की राजधानी कहाँ है? बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। लेबनान की राजधानी कहाँ है? आंसर दीजिए। तो लेबनान की राजधानी हो जाएगी बेरूत। जी हाँ, लेबनान की राजधानी हो जाएगी बेरूत। अब लेबनान के बारे में आपके लिए कुछ बताता हूँ मैं। लेबनान की मुद्रा जो है वो है लेबनीज पाउंड। जी हाँ, लेबनीज पाउंड है यहाँ की मुद्रा। आप नोट कर लीजिए। मैं एक ही प्रश्न के कई सारे तौर तरीके बता देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर एग्ज़ाम में कई तरीक़ा से पूछ लेता है, जिसमें हर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन बनी रहती है। इसलिए मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक ही क्वेश्चन के कई सारे अर्थ बताता चलता हूँ। तो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी लेबनीज पाउंड, और इसकी भाषा जो हो जाएगी वो हो जाएगी अरबी। जी हाँ, इसकी भाषा अरबी हो जाएगी। भाषा इसकी हो जाएगी अरबी। तो मैंने लेबनान की राजधानी तो बताई है, लेकिन इसके अलावा इसकी मुद्रा भी बता दी है और भाषा भी बता दी है। अब अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? अब आपके लिए एक कजाकिस्तान देश है, आपने भी सुनाया होगा शायद। इस देश की मुद्रा बतानी है, तो बताइए। इस देश की मुद्रा हो जाएगी तेंगे। तेंगे इस देश की मुद्रा हो जाएगी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसकी राजधानी और भाषा की बारे में बात कर लेते हैं। राजधानी, तो इसकी राजधानी हो जाएगी इसकी अस्ताना। अस्ताना इसकी राजधानी हो जाएगी।
नोट कर लीजिए। और अगर भाषा की बात करते हैं, तो भाषा हो जाएगी इनकी कजाक। इस देश की भाषा हो जाएगी कजाक। अब इस प्रश्न में मैंने कजाकिस्तान की मुद्रा तो बताई ही है, उसके साथ साथ इसकी राजधानी भी बता दी है और इसकी भाषा का भी वर्णन किया है मैंने। आप सभी एक रफ या रजिस्टर बना लीजिए, उस पर पूरी क्लास के प्रश्न को नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? हाँ जी बताइए। दक्षिण अमेरिका में बताना है आपको। बोलीविया, ब्राज़ील, पेरू या फिर चिली? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अब इसके बारे में भी कुछ बता देता हूँ मैं। ये विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ये विश्व का जो है वो 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील। 5वां सर्वाधिक सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगला प्रश्न है, एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश तेल अथवा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इस प्रश्न का मतलब है कि एशिया का ऐसा निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश है जो पेट्रोलियम तेल, जैसे पेट्रोल, डीजल आदि सभी पेट्रोलियम उत्पाद तेल, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जहाँ पर पेट्रोल, डीजल आदि ऐसे सभी उत्पादक बनते हों? बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कभी कभी आपने ट्रकों, बसों सभी पर उनके जो डीजल या पेट्रोल टैंक होते हैं वहाँ पर लिखा होगा, आपने ज़रूर देखा होगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपके लिए। बताइए आप। सऊदी अरब एशिया का सबसे बड़ा तेल पेट्रोलियम उत्पादक देश है। देखिए, सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब एशिया का सबसे बड़ा तेल पेट्रोलियम उत्पादक देश है। और इसके बारे में और बताता हूँ मैं कुछ इसके बारे में। साथ ही ये विश्व का सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य है। ये पूरे विश्व का सर्वाधिक तेल उत्पादन वाला देश है। विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय सर्वाधिक तेल उत्पादक देश हैं। ठीक है, विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस पहले और दूसरे सर्वाधिक तेल उत्पादक देश हैं, लेकिन पहला जो रहेगा वो हमारा सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, पहला सऊदी अरब, दूसरा अमेरिका और तीसरा रूस हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल अथवा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? अब इस प्रश्न में और उस प्रश्न में जो अभी आपके लिए मैंने बताया था, आप बिल्कुल एक सा ना समझें, क्योंकि उसमें देश पूछ रहा था भैया, और इसमें पूछ रहा है राज्य। इसमें वो राज्य की बात कर रहा है, और उसमें जो मैंने अभी प्रीवियस में बताया था उसमें पूछ रहा था देश। बताइए, भारत का सबसे पुराना तेल अथवा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य बताना है आपके लिए, तो वो हो जाएगा असम। असम जो भारत का सबसे पुराना तेल अथवा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, जिसमें पेट्रोल, डीजल आदि उत्पादन होता है। और भारत की पहली तेल शोधनशाला वर्ष 1901 में असम के डिगबोई में खोली गई थी। आपके लिए ये भी बता देता हूँ मैं, कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि भारत की पहली तेल शोधनशाला कब खोली गई थी। ठीक है, लेकिन इसका भी आंसर मैं आपके लिए बता देता हूँ, तो वो हो जाएगा 1901 में। कब खोली गई थी? 1901 में पहली तेल शोधनशाला। और ये कहाँ खोली गई थी? असम के डिगबोई में। ठीक है, असम के डिगबोई में
तेल शोधनशाला भारत की पहली 1901 में खोली गई थी। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये अगस्त 2018 के अनुसार पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो इस टाइम चल रहे हैं, वर्तमान मानव अधिकार के वर्तमान अध्यक्ष बताइए। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, एग्जामिनर बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला होता है, इसलिए कभी कभी विकल्प सारे एक जैसे रख देता है, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है कि अगर वो तुक्का लगाए भी तो किस मकसद पे लगाए, क्योंकि सभी तो क्वेश्चन एक जैसे दिए रखे होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता देता हूँ मैं। अगस्त 2018 के अनुसार देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं, जो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। न्यायमूर्ति HL दत्तू राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अभी भी नोट कर नहीं किया हो तो आप नोट कर लीजिए, सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके लिए मैं फिर से बता देता हूँ, हमारे इस चैनल पर आपके लिए करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से जुड़ी सभी क्लासें प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो यूपी से कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम हो या फिर ऑल इंडिया से कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, यूपी एसएससी या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बिल्कुल सटीक और संभावित करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और, ये शायद गलत हो गया है, टैक्टिस हो जाएगा, हाँ टैक्टिस नहीं टैक्टिस इसकी जगह। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिस टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? आपके लिए कमांडो की कुल संख्या कितनी है ये बताना है। किसमें? दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिस, जिसे स्वेट बोला जाता है, SWAT बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, अगस्त 2018 के अनुसार दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिस SWAT स्वेट टीम ने कमांडो की कुल संख्या 36 है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 36 है। ठीक है, SWAT स्वेट टीम में कमांडो की कुल संख्या 36 है। अगला है, भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, मेरे जितने भी बताए हुए हर क्लास में क्वेश्चन 100% बिल्कुल सटीक होते हैं, जिनमें कई प्रश्नों की आने वाले एग्ज़ाम में संभावना होती है। इसलिए आप एक कॉपी या फिर रजिस्टर पर आप नोट कर लीजिए और साथ ही साथ दिमाग में फिट करते चलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन डी। मई 2018 में भारत ने म्यांमार के साथ लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, म्यांमार। आपके लिए और भी बता देता हूं मैं कुछ। सीमा पार करने के लिए किया गया ये समझौता वैध पासपोर्ट और वीज़ा के आधार पर लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई ऐसा कौन सा लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौता है, भाई लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौता है क्या, तो आपको लिखना है या बताना है कि भैया ये समझौता वैध पासपोर्ट और वीज़ा के आधार पर लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने से संबंधित है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा बताना है आपके लिए। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2016 के लिए तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी को राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, दिनेश त्रिवेदी को जो कि तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिपाठी को राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा वर्ष 2013 के लिए हुकुमदेव नारायण को, वर्ष 2014 के लिए डॉक्टर नजमा हिपतुल्ला को, ठीक है, और 2015 के लिए गुलाम नबी आज़ाद को। ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद को कब? वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 में। और 2014 के लिए डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, 2014 के लिए, ठीक है, और 2015 के लिए गुलाम नबी आज़ाद हो जाएगा। और 2017 के लिए भर्तरी मेहताब को 2017 के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी बोला जाता है, SEBI सेबी बोला जाता है, इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में। तो अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी बोला जाता है, जिसे इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। अजय त्यागी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं। ये संस्था शेयर कारोबार को विनियमित एवं नियंत्रित करती हैं। ठीक है, ये जो संस्था शेयर कारोबार और विनियमित होता है उसे नियंत्रित करती हैं। ये गैर संवैधानिक संस्था है। जो एक सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय, एक गैर संवैधानिक संस्था है और इसका मुख्य कार्यालय या फिर मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, मुख्य कार्यालय या फिर मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, दांतों की वर्धिति, जिसे इंग्लिश में इनलार्ज्ड बोला जाता है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब जो दांतों के डेंटिस्ट या फिर चिकित्सक होते हैं, वो दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर बता देता हूं मैं, अवतल दर्पण, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दांतों की वर्धित या फिर बड़ी हुई छवि देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा बनता है। आपने साइंस की बुक में अवतल और उत्तल लेंस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा बनता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? प्रति व्यक्ति अर्थात एक व्यक्ति के लिए जो सरकारी टंकियों द्वारा सरकारी पानी आता है, उसे सरकार ने खाने पीने, धोने, कपड़ा धोने, सभी कामों के लिए कितने लीटर पानी निर्धारित किया है?
तो वो हो जाएगा 50 लीटर। 50 लीटर पानी सरकार ने निर्धारित किया है पीने, धोने, खाना पकाने और सभी जो इससे अलग स्वच्छता की बातें होती हैं। अगला प्रश्न है नीरत। ये प्रश्न थोड़ा गलत टाइप हो गया है। निरत जीवन नहीं, मृत जीवों, मृत जीवों है। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? आपने देखा होगा बड़े बड़े जंगलों में मृत जीव ऐसे ही पड़े रहते हैं, जानवर ऐसे ही पड़े रहते हैं। अगर उनको इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी अपघटित नहीं करता तो वो सब ऐसे ही पड़े रहते। इसलिए मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? बताओ। ये कुछ जीव होते हैं जो ये कार्य करते हैं, अगर ये नहीं करते तो वो जंगल में ऐसे ही पड़े रहते। तो मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटक अथवा अपघटन करने वाले जीव के नाम से भी जाना जाता है। अपघटन या फिर अपघटक, ठीक है, अपघटन या अपघटन। ये परपोषी जीव होते हैं। आपके लिए बता दूं, ये परपोषी जीव होते हैं जिनमें प्रमुख रूप से जीवाणु तथा बैक्टीरिया को ही बोला जाता है, जीवाणु तथा कवक होते हैं, ठीक है। तो इसका हम दोनों मान लेते हैं, दोनों कार्य करते हैं। कवक के लिए इंग्लिश में फंगस भी बोला जाता है, कवक और जीवाणु दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। भूजल जो होता है, भूमि जल, वो रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। भूजल या फिर भूमिगत जल जिसे बोला जाता है, उस स्तर के नीचे कठोर चट्टान के परतों के बीच होता है। इस जल को क्या बोला जाता है? बताइए। तो इस जल को एक्वीफर बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एक्वीफर बोला जाता है। ये परतों के बीच स्थित जल को एक्वीफर अथवा जलभर या जलभृत कहते हैं इसे, ठीक है। अगला प्रश्न है। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो आपके लिए बता दूं, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विषाणु जनित रोग नहीं है। कोई भी विषाणु जनित रोग नहीं है। अब सुनिए, जरा सुन लीजिए इसके बारे में भी। विषाणु क्वेश्चन तो पूछ रहा है विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं इन चारों विकल्प में से विषाणु के कारण कोई भी रोग नहीं होता है। हैजा, आंत्रज्वर तथा क्षयरोग। आंत्रज्वर, क्षयरोग तथा हैजा, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। ये जीवाणु से पैदा होते हैं ये तीनों रोग, ठीक है। जबकि पेचिश जो है वो अमीबा के द्वारा उत्पन्न होती है। इसे अमीबा द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। और हैजा, आंत्रज्वर, क्षयरोग, इसे जीवाणु जनित रोग बोला जाता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसमें से कोई सा विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है। फ्रेंड हिटलर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? फ्रेंड हिटलर द्वारा आपके लिए आविष्कार बताना है, बताइए। तो जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक हिटलर द्वारा किया गया था। फ्रैंक हिटलर द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? जेट इंजन। पिछली बार एसएससी सीएचएसएल में ये प्रश्न आया था भैया। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था ये प्रश्न। जेट इंजन फ्रैंक हिटलर द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन जो है वो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको बताना है जेट इंजन जो है वो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आधुनिक विमानों में मुख्यतः
आधुनिक विमानों में मुख्यतः जो आधुनिक अभी के निर्माण से बनाए गए हैं जेट इंजनों का ही प्रयोग किया जाता है। जो अभी मॉडर्न जैसे बोलते हैं ना मॉडर्न, जो अभी नए विमानों की उत्पत्ति हो रही है उनमें जेट इंजन का ही प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास आपके लिए बहुत जल्दी मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलती हैं अब आपके लिए नेक्स्ट क्लास में।